नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ हूँ, मैं हूँ कृपानंद। आज का परिचर्चा का विषय है धारा 107, धारा 145 और धारा 133। इन धाराओं का हमारे जीवन से क्या सरोकार है, पुलिस किन परिस्थितियों में इन धाराओं का इस्तेमाल करती है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो कानून विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहला विशेषज्ञ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी, जो कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता हैं। दूसरा विशेषज्ञ श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस परिचर्चा की शुरुआत श्री राघवेंद्र शुक्ला जी से कर रहे हैं। शुक्ला जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि धारा 107 क्या है। धन्यवाद कृपानंद जी, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए विषय लेके आते रहते हैं। ये निश्चित ही सारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। आपका जो प्रश्न है धारा 107 क्या है, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई एक ऐसी शक्ति है जिससे वह समाज में जहाँ पे कहीं शांति भंग होने का अंदेशा हो या कहीं पे लग रहा हो कि यहाँ पे लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देती है और मजिस्ट्रेट जो है उसको ऐसे व्यक्ति को जिसके माध्यम से शांति भंग होने का अंदेशा है उसको नोटिस दे सकता है कि भाई आपके माध्यम से शांति भंग होने का अंदेशा है, आप क्यों ना आप बताएं कि ऐसे आप क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि शांति भंग हो रही है, और आप अपने जो है आप न्यायालय में आएँ, अपना विस्तार से बताएं। अगर आपको जो है आके यहाँ पे तय बताना होगा कि आपकी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं और उसके लिए उनसे वो जमानत ले सकते हैं। ये ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें धारा 107 का उपयोग मजिस्ट्रेट करता है। शुक्ला जी, हमारे दर्शक को यह भी बताएं कि धारा 107 जो एक्ट है, इसके तहत पुलिस जल्द कार्रवाई करती है। जी निश्चित रूप से, देखिए अगर शांत भंग होने का अंदेशा है तो पुलिस अपना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा और नोटिस भेज के उसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोलेगा कि आप अपीयर होके अपनी जमानत दें और हमें एश्योर करें कि आपके माध्यम से शांति भंग नहीं होगी दोबारा, और अगर होती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई होती है, इसमें देर नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस नोटिस तभी करती है जब उसको लगता है कि भाई इस तरह की कुछ तरह संभावना है कि शांति भंग हो सकती है या उस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो सकती है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। जी, तो कार्रवाई जल्दी होती है इसमें। शुक्ला जी, जरा ये बताएं धारा 107 कितने समय के लिए लागू रहता है। देखिए धारा 107 शांति भंग होने के अंदेशे को ख़त्म करने के लिए लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए ये किसी भी तरह से शांति भंग तो जल्दी, अगर इस तरह की प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी तो जल्दी ही शांति भंग होने की जो शांति होती है वो भंग होने का खतरा टल जाता है। पर फिर भी उसके लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मजिस्ट्रेट के पास होता है, उससे अधिक नहीं। 1 वर्ष तक वो चीज़ों को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं कर सकते, तो 1 वर्ष तक का समय होता है। जी शुक्ला जी, हमारे दर्शक को यह भी बताएं कि धारा 107 का उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में सजा का क्या प्रावधान है। कृपानंद जी, अगर धारा 107 का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी मांगता है, जमानत मांगता है। सशर्त भी हो सकती है, बिना शर्त के भी हो सकती है। अगर मान लीजिए शांति भंग का जिस वजह से शांति भंग हुई है, अगर वो नहीं मानता है और उसने अपनी शर्तों का उल्लंघन किया है तो जो कानूनी प्रावधान है, जो शर्तें उसमें हैं, उसको जेल भी भेजा जा सकता है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं है।
या उसको जो है जो उसके जो शर्तें हैं जमानत है उसको फॉरफिट किया जा सकता है, उसको उस तरह से पैसा उसका जो है वो जब्त हो जाएगा, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो क्या इसमें 1 साल की जेल हो सकती है? 1 साल तक की जेल हो सकती है उसको जी। शर्मा जी, अब अगला सवाल आपसे है जी। धारा 145 क्या है? हमारे दर्शक को जरा धन्यवाद विस्तार से बताइए। धन्यवाद कृपानंद जी। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है धारा 145 क्या है। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता में जो जिला मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, उनको ये अधिकारिता है कि अगर किसी भूमि को लेकर या किसी जल सीमा को लेकर अगर कोई सीमा का लेकर विवाद है तो वो अपने क्षेत्र में जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनके लिखित आवेदन पर और कार्यवाही कर सकते हैं। तो बेसिकली यह बात जो होता है ये दो पक्षों के बीच में किसी भूमि को, जल को और किसी बाजार को लेकर या कोई फसल है जहाँ एग्रीकल्चर लैंड होती है तो वहाँ उन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई विवाद आता है तो उस विवादों के निपटारे के लिए 145 का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर जिलाधिकारी को या उपखंड अधिकारी जो होता है, जिलाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, वो उन चीज़ों को निस्तारण करते हैं। और अगर किसी ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो अगर उन्हें समुचित ये आधार मिलता है कि वाकई उसमें गैरकानूनी रूप से कब्जा लिया गया है तो वह उसका कब्जा बहाल करा सकते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में ये सब चीज़ें होती हैं। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि धारा 145 कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? कृपानंद जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई इत्तला दी जाती है कि यहाँ कोई ज़मीनी विवाद है या सीमा को लेकर विवाद है या कोई जल भराव को लेकर विवाद है, तो उन परिस्थितियों में विवाद होता है। उसमें कोई समय सीमा नहीं होती कि ये इतने दिन तक ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विवाद का निस्तारण होना है और दोनों पक्षों को जो मजिस्ट्रेट हैं वो बुलाएंगे और उनसे जो उस ज़मीन को लेकर या उस भूमि को लेकर, उस जल को लेकर, जहाँ पर जिन सीमाओं को लेकर विवाद है या फसल को लेकर विवाद है या जो मछली पालन के क्षेत्र को लेकर विवाद है या किसी अन्य संपत्ति को लेकर विवाद है, तो वो किसकी संपत्ति है और किसकी नहीं है इसके विषय में जो साक्ष्य लेंगे और अपनी जो मजिस्ट्रेट है उस पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कई बार जांच के आदेश भी दे सकता है कि इसकी जांच की जाए कि इसका जो असल मालिक है वो कौन है और क्या वाकई इस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उसके बाद वो निस्तारण होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है। वहाँ वो ये कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उनको पावर है कि वो अवैध कब्जे से हटा के जिसको उनको लगता है साक्ष्यों के आधार पर कि इस व्यक्ति की वो जगह है, या भूमि है, भवन है या कृषि योग्य ज़मीन है, तो वो उनको कब्जा बहाल करा सकते हैं और उसका निस्तारण कर सकते हैं। या फिर ये है कि वो कुछ समय के, जब तक इन बातों की जांच चल रही है उस दौरान तक के लिए वो उस पर ये आदेश दे सकते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ है वो उस पर कोई अन्य विवाद उत्पन्न ना करे, जिसे हम एक तरह से स्टे कह सकते हैं कि जो भी जहाँ स्थिति है, जो स्थिति है वही यथास्थिति बहाल रखे। तो ये सब किया जा सकता है, उसमें कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है, लेकिन ये है कि वो उन्हें जल्द से जल्द उन चीज़ों का निस्तारण करना है। शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि धारा 145 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकती है कि उस प्लॉट पर, जो विवादित प्लॉट है, उस प्लॉट पर कोई ना जाए। लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है 146 वो क्या है, और 145 में जो है कहने का मतलब ये है कि वो कब तक जो है दोनों पक्ष या दोनों पार्टी उस प्लॉट पर ना जाए। इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए।
जैसा आपने पूछा है 146 के बारे में, 146 धारा कहती है कि जहाँ पर मजिस्ट्रेट जो जिलाधिकारी हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, वो अगर ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, किसका कब्जा है, तो जब तक वो ये निर्धारित नहीं हो जाता तब तक के लिए उनको ये अधिकारिता है, उनको ये पावर है कि वह उस संपत्ति को कुर्क कर लें या उस पर अपना कोई रिसीवर अपॉइंट कर दें और रिसीवर उस पर उसकी देखभाल करे और अपने उसे संरक्षण में ले ले। तो जब तक किसी न्यायालय के द्वारा या किसी विधि की अथॉरिटी के द्वारा ये निर्धारित नहीं कर लिया जाता कि उस प्रॉपर्टी का स्वामित्व किसके पास है या कब्जा किसके पास था, तब तक जो है ये उस संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं और उस पर अपने रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसे अपने संरक्षण में ले सकते हैं 146 धारा के अंतर्गत। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताएं कि 133 धारा क्या है। धारा 133 में जिलाधिकारी को या एसडीएम को अधिकार दिए गए हैं कि जहाँ कहीं उनको किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा ये सूचना मिलती है, इत्तला मिलती है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी सार्वजनिक मार्ग पर, किसी तालाब पर, किसी नदी पर कोई अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है या कोई न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है, तो वह उसे हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ उसमें उपबंध हैं धारा 133 में, जहाँ पर जैसे सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है या कोई अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है और उसके द्वारा वो व्यवसाय या जीविकोपार्जन किसी ऐसी वस्तु का किया जा रहा है जो समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे समाज को नुकसान हो सकता है, या कोई विस्फोटक पदार्थ है जिससे विस्फोट होने का खतरा है और समाज को नुकसान हो सकता है, तो वो आदेश पारित कर सकता है कि इसको तुरंत बंद किया जाए और उसे बंद कराने का आदेश पारित कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी उपबंध हैं, जैसे कोई तालाब है, कोई कुआं है या कोई गड्ढा है सड़क पर हो जाते हैं जहाँ पर किसी लोगों को नुकसान हो सकता है उसके द्वारा, तो वो है उस तालाब के चारों तरफ बाड़ लगवाने के लिए, फेंसिंग कराने के लिए या दीवार कराने के लिए या कुएं के आसपास सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए भी आदेश पारित कर सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कोई रोड साइड पर कोई भवन है या कोई निर्माणाधीन भवन है और वो निर्माणाधीन भवन में भी कोई विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है या कोई ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है जिससे लोग हित में न हो, तो उनको निर्माण को भी वो रोक सकते हैं। या कोई भवन है जो पुराना है, जर्जर अवस्था में है, टेढ़ा हो चुका है, गिर सकता है और उससे किसी की जान माल को खतरा हो सकता है, कोई टेंट है, तंबू है या कोई वृक्ष है जो इस जर्जर अवस्था में है, वो कभी भी गिर सकता है और उसके गिरने की वजह से जनता को नुकसान हो सकता है, तो वो ऐसे भवन को हटाने के और ऐसे वृक्ष को गिराने के भी आदेश दे सकते हैं, जिससे कि जनता को नुकसान होने से बचाया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। या कोई वाइल्ड एनिमल है जो जंगल से शहर की ओर आ गया, अगर कोई वाइल्ड एनिमल है, मान लीजिए वो जंगल से शहर के लिए आ गया, मान लीजिए अचानक कोई बाघ आ गया, तो उसकी वो पकड़ने के लिए भी वो आदेश पारित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो इस स्थिति में है कि वो पकड़ा नहीं जा सकता और उससे समाज को ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है, तो उसको मारने के भी आदेश दे सकते हैं। कई बार जैसे डेंगू मच्छर हैं तो उन से बीमारियां फैलती हैं, तो उनकी सुरक्षा के रोकथाम के लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके छिड़काव की व्यवस्था के लिए भी आदेश पारित कर सकते हैं। मतलब जो समाज के लाभ के लिए कदम उठाए जा सकते हैं किसी अवरोध के द्वारा, तो उनके लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। अब हम इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस परिचर्चा में शुक्ला जी और शर्मा जी ने जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए हैं, इसके लिए इन
दोनों कानून विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।